How are you all? Hope you all are doing well. So, myself Nivedita Mishra and I welcome all of you to my YouTube channel Study with Nivedita. आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर सॉल्यूशन। सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले इस वर्ड की मीनिंग जान लेते हैं हम कि आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन इवन हो, यानी कि वो आपस में डिसॉल्व हो, उस तरह के मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स टू और मोर कंपोनेंट्स होने चाहिए। टू और मोर कंपोनेंट्स having two or more components that are non-reacting। देखिए ऐसे कंपोनेंट्स जो कि नॉन रिएक्टिंग हो। नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है, ऐसे कंपोनेंट जो आपस में रिएक्ट ना करें, एक सॉल्यूशन तो बनाए लेकिन आपस में रिएक्ट ना करें, ऐसे मिक्स कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मेन कंपोनेंट होता क्या क्या है, सॉल्यूशन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो हम लोग बहुत स्टार्टिंग से आई थिंक क्लास 9 से हम ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दो चीजें मेनली होती हैं किसी भी सॉल्यूशन में, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब इनका नंबर, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का नंबर कितना होगा ये सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन कई तरह का होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हो से हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, एक ही सॉल्वेंट और एक ही सॉल्यूट, उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें और भी ऐसा नहीं है कि एक सॉल्यूशन में केवल दो ही कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कई तरह के कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मेनली हमें इस चैप्टर में क्लास 12 के सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ना है, जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। ठीक है, अब देखिए ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ये क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर जो चीज लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी, क्या होगी, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी, वो क्या कहलाती है, सॉल्यूट कहलाती है। और जो चीज हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट कहलाएगी। मेनली सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड करता है। नेचर का मतलब क्या है, या फिर हम कहें तो स्टेट डिसाइड करता है कि जो सॉल्यूशन है वो किस स्टेट में होगा, लिक्विड होगा, गैसियस होगा या सॉलिड होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है, जबकि सॉल्यूट उसमें बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम सॉल्वेंट को ए से कंसीडर करेंगे और सॉल्यूट को बी से कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन के कंपोनेंट, सॉल्यूशन होता क्या है और उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये चीजें हमने देख ली। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जिसमें कि हम इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। तीन तरह के सॉल्वेंट हम ले सकते हैं मेनली, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, तीन तरह के सॉल्वेंट लिए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में। अब और इन तीनों के ही तीन तरह के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले सॉलिड का देखें। सॉलिड में अगर हम सॉलिड सॉल्यूट के साथ, सॉलिड सॉल्वेंट के साथ साथ गैसियस सॉल्यूट डालें, एक तरह का सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा, सॉलिड के साथ अगर हम लिक्विड सॉल्यूट डालें, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। और तीसरा है अगर हम सॉलिड का ही सॉल्यूशन सॉलिड के साथ बनाएं। ठीक, तो देखिए इन सब में जो सॉल्वेंट है ये कॉमन रहा, जबकि सॉल्यूट हमने चेंज किया है। सॉलिड में गैस पहले मिलाई, फिर दूसरे में सॉलिड में लिक्विड मिलाया और तीसरे में सॉलिड में
सॉलिड को मिक्स किया। तो ये क्या है, ये कुछ मेन एग्जांपल्स हैं जिसमें हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। दूसरा हम देख लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हम लिक्विड में सॉलिड मिलाएंगे। पहली चीज तो लिक्विड प्लस गैस, पहला लिक्विड प्लस गैस ले लेते हैं। दूसरा लिक्विड प्लस लिक्विड, दोनों ही लिक्विड हो, ठीक। और तीसरा क्या ले सकते हैं, लिक्विड प्लस सॉलिड। ओके, लिक्विड प्लस सॉलिड। अब गैसियस सॉल्यूशन की, अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें लास्ट वाला जो है लिक्विड प्लस सॉलिड, इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा सॉल्यूशन का नेचर सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। तो इसमें सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो ऑब्वियसली जो भी इसमें से सॉल्यूशन बनेगा, चाहे वो लिक्विड प्लस गैस का हो या लिक्विड प्लस सॉलिड का हो, वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, ठीक। अब गैसियस फॉर्म की बात करें तो पहला सॉल्यूशन हम ले सकते हैं गैस प्लस गैस का, ठीक है, दो गैसेस का सॉल्यूशन। दूसरा गैस प्लस लिक्विड का, और तीसरा ले सकते हैं गैस प्लस सॉलिड का, ठीक। इसमें सॉल्वेंट क्या है, गैस है, और बाकी सब सॉल्यूट है। ये कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए, मेनली ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी की बुक में आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको बताए उनके क्या क्या मेन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब होता है, ये सॉल्यूट पर डिपेंड करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये उसकी कंसंट्रेशन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो मान लीजिए हमने दो बीकर लिए, ठीक है, बीकर ए और बीकर बी, ठीक। पहले बीकर में हमने वाटर डाला प्लस 100 ग्राम शुगर डाली, 100 ग्राम क्या डाला, शुगर डाला, ठीक। दूसरे बीकर में, बी बीकर में हमने वाटर लिया और प्लस क्या डाली, 500 ग्राम शुगर डाली, ठीक है, 500 ग्राम शुगर डाली। इसमें क्या था, मान लीजिए 1 लीटर ऑफ वाटर है, 1 लीटर वाटर है ये, ठीक। 1 लीटर वाटर में सबसे पहले मैंने 100 ग्राम ऑफ शुगर डाली और दूसरे में 500 ग्राम ऑफ शुगर डाली। अब ये बताइए आप कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मतलब कि किसमें वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, वो जिसमें 100 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है या वो जिसमें 500 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, डाइल्यूट वही होगा जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है। यानी कि ए बीकर में जो सॉल्यूशन बनेगा वाटर और शुगर का, वो कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, जबकि बी बीकर में जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। क्योंकि कंसंट्रेटेड क्यों होगा, देखिए दोनों में ही सॉल्वेंट का जो अमाउंट है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो सॉल्वेंट का जो अमाउंट है ए और बी दोनों ही बीकर में कॉमन है। जितना सॉल्वेंट ए में हमने लिया है उतना ही सॉल्वेंट बी में भी लिया है। चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज यहाँ आ रहा है शुगर में। शुगर क्या है, शुगर है हमारा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा। तो अब आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम मेनली किसकी बात करेंगे, सॉल्यूट की बात करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड होगा, ये उसके सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम एक एक करके इन कंसंट्रेशन टर्म्स को, कंसंट्रेशन कुछ टर्म्स के बेसिस पे बताई जाती है, उन्हीं टर्म्स को हम स्टडी करेंगे। पहला टर्म है हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज यानी कि वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनिएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है,
यही हम निकालते हैं वेट बाय वेट या मास परसेंटेज से। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये क्या बताता है, मास परसेंटेज। या फिर हम सॉल्यूट की जगह अगर हम सॉल्वेंट भी लिखें, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, दोनों का ही मास ये बता सकता है। मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए अगर मैं एग्जांपल दूं, देखिए 40% ऑफ H2SO4 इन वाटर। वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, और H2SO4 क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। H2SO4 को हमने क्या लिया, B सॉल्यूट मान लिया, जबकि वाटर को हमने A सॉल्वेंट मान लिया। ठीक, अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 40% ऑफ H2SO4 इन वाटर, यानी कि 40% H2SO4 पानी में मिला हुआ है। H2SO4 क्या है, सॉल्यूट है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो कंसंट्रेशन बता रहा है कि 40% H2SO4 पानी में मिला हुआ है, यानी कि 40% कंसंट्रेटेड वो सॉल्यूशन है। तो अब इसको हम लोग लिखे, इसकी मीनिंग क्या हुई इस लाइन की, ये बताता है कि 40 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना H2SO4 प्रेजेंट है, 40 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, WB मिल गया, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया, कितना 40 ग्राम मिल गया। अब हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट निकालना है, सॉरी सॉल्वेंट निकालना है, तो हमें सॉल्यूशन का मास पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल गया 40 ग्राम, WB पता चल गया 40 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है, WA, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट का वेट होगा। तो काफी सिंपल है, जब किसी सॉल्यूशन में दो ही चीजें प्रेजेंट है, क्लियर आपको डेटा में बताया जा रहा है कि 40% H2SO4 वाटर में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन में केवल क्या चीजें, दो ही चीजें, एक H2SO4 और दूसरा वाटर। तो जब दो ही चीजें प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या अगर हम सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दें तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100 ग्राम माइनस 40 ग्राम, कितना मिल गया हमें, 60 ग्राम वाटर का जो मास है या वेट है, हमें पता चल गया कि इस सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम H2SO4 है और 60 ग्राम क्या है, वाटर। तो ये था हमारा पहला कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंटेज। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसको फाइंड करने का, मास ऑफ, अगर हमें W/W परसेंटेज किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। सॉल्यूट का निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 लगाने से क्या हमें परसेंटेज मिल जाएगा, और मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, ये क्या दे देगा हमें, W/W परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें कोई कहे W/W परसेंट निकालिए सॉल्वेंट का निकालना है, अगर आपको सॉल्यूट का W/W परसेंट पता है तो आप ऑफ कोर्स आसानी से सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, बट अगर नहीं पता है तो उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, बस चेंज कहाँ आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये किससे डिवाइड करेंगे हम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100। तो ये हमें पहला कंसंट्रेशन टर्म हमें हमारा मिल गया, मास परसेंटेज। होप आपको समझ में आया होगा। मास परसेंटेज क्या होता है, कितना परसेंट ऑफ सॉल्यूट या कितना परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यही ये हमारा मास परसेंटेज बताता है। अब हम अपना दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हम अपना सेकंड कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहता है, वॉल्यूम परसेंटेज भी कंसंट्रेशन को ही बताता है। ये बताता है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में से जिसका भी हमें निकालना हो,
तो कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट या सॉल्वेंट का प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताता है। ठीक जिस तरीके से हमने इससे पहले मास परसेंटेज पढ़ा कि वेट बाय वेट का हमने परसेंटेज निकाला, ठीक उसी तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज है कि कितना वॉल्यूम सॉल्यूट या सॉल्वेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये हमें क्या बताता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला भी सेम उसी तरीके से V बाय V परसेंट। अगर हमें निकालना हो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, तो जिसका भी निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसका भी निकालना हो, सॉल्यूट का निकालना होगा तो आप सॉल्यूट का वॉल्यूम रखेंगे, सॉल्वेंट का निकालना होगा तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इनटू 100। ठीक, अब देखिए अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो V बाय V परसेंटेज क्या हो जाएगा मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट के लिए लिखें तो VB अपॉन VA क्या हो, सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें? VA प्लस VB हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। अगर हम माने कि टोटल वॉल्यूम V है तो ये V बना कैसे है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है V, तो हम इसको लिख सकते हैं ना VA प्लस VB। ठीक उसी तरीके से हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया VB अपॉन VA प्लस VB। ठीक है, VA प्लस VB यहाँ पर क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? देखिए अगर यहाँ ऐसे लिखा होता कि 50% इथेनॉल, सॉरी 30 इसको कर देते हैं, ठीक है, 30% इथेनॉल इन वाटर। ठीक, 30% इथेनॉल हमारे पास वाटर में प्रेजेंट है, तो ये क्या बता रहा है? 30 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में 30 ml इथेनॉल प्रेजेंट है, ये डाटा हमें यहाँ से मिल गया। ये क्या बताया? सबसे पहली चीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिल गया हमें, दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया हमें। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है, हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, 100 माइनस 30 हमारे पास 70 ml वॉल्यूम आ गया किसका? सॉल्वेंट का, यानी कि वाटर का वॉल्यूम हमें मिल गया 70 ml। तो ये था हमारा सेकंड कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम परसेंटेज। अब एक और छोटा सा डिस्कशन एनसीईआरटी करती है, वो है वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। क्या कहती है? वॉल्यूम सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होगा? W बाई V परसेंट। W बाई V परसेंट क्या होता है? ये हमारा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म हम लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्या बताता है कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट किसमें प्रेजेंट है? इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो हम लिख सकते हैं 10% शुगर इन वाटर। 10% शुगर इन वाटर का क्या मतलब हो गया? अब शुगर ऑफ कोर्स लीटर में तो होगी नहीं, शुगर का कोई वॉल्यूम तो होगा नहीं, बल्कि शुगर का क्या होगा? वॉल्यूम होगा, बट जनरली हम शुगर को किसमें मेजर करेंगे? मास में मेजर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 10 ग्राम शुगर इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 10 ग्राम शुगर है 100 ml सॉल्यूशन में, तो यहाँ से हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये हमें मिल गया मास ऑफ शुगर या फिर मास ऑफ
सॉल्यूट। तो ये था हमारा तीसरा कंसेंट्रेशन टर्म, जो कि क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम अगर नेक्स्ट पे आए तो एक और टॉपिक है हमारे पास पीपीएम। पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या है, पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मिलियन ऑफ, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं जब बहुत बल्क सिस्टम की हम बात करते हैं, बड़े सिस्टम के अंदर बहुत कम सॉल्यूट जहां बड़े से सॉल्यूशन में हमें मिलता है, वहां पर हम ये टर्म यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि कितना पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, कितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये हम इससे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू किससे कर देते हैं, 10 to the power 6 से। इससे हमें मिल जाता है पार्ट्स पर मिलियन। मान लीजिए 10 पार्ट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, 10 पार्ट ऑफ H2SO4, 10 मेंशन कर देते हैं, 10 पार्ट्स ऑफ H2SO4 इन 100 पार्ट NaOH, ठीक है। NaOH के 100 पार्ट के अंदर 10 पार्ट H2SO4 है। इसका मतलब क्या है, या फिर हम इससे लिख सकते हैं 10 ppm H2SO4। 10 ppm H2SO4 का मतलब क्या है, 10 पार्ट H2SO4। H2SO4 क्या है, सॉल्यूट हमें मिल गया, तो 10 पार्ट H2SO4 का टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जिसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 10 to the power 6 से किया होगा, तभी यहाँ पर पीपीएम की यूनिट आई है। तो ये था हमारा फोर्थ कंसेंट्रेशन टर्म पीपीएम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद हमारे 3 कंसेंट्रेशन टर्म्स, मेन 3 कंसेंट्रेशन टर्म्स बचते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ ही इस पे बेस्ड कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।